Hello everyone, I'm Gitanshi Aditya and I welcome you all to Aditya Education. Today we are going to study chapter number 7, that is A Day at the Airport. आज हम आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है A Day at the Airport, मतलब एयरपोर्ट का एक दिन। यहाँ पे एक व्यक्ति जो है, एक जो पर्सन है वो ट्रैवल कर रहा है। तो ट्रैवल करते टाइम एयरपोर्ट, प्लेन से ट्रैवल कर रहा है वो, तो एयरपोर्ट पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होती हैं, आज हम इस चैप्टर के द्वारा ये जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं टेक ऑफ पे। तो ध्यान देना, आप सभी अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लेंगे। ठीक है, मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी तो आप अपनी बुक में उसे साथ साथ पढ़ते जाएंगे और फिर मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक, तो आप ध्यान से इसे पढ़ेंगे बेटा। अपनी अपनी बुक्स आप सभी निकाल लें। सबसे पहले है टेक ऑफ, पेज नंबर 112 ओपन करेंगे। इसमें सबसे पहले है टेक ऑफ। टेक ऑफ, ट्रैवल इज़ नॉट ओनली अ वे टू एन्जॉय लाइफ बट ऑल्सो टू एक्सपीरियंस लाइफ। देखो, ट्रैवल जो है, जो हम यात्रा करते हैं, वो सिर्फ जो है लाइफ को एंजॉय करने के लिए नहीं होती, मतलब मज़े लेने के लिए नहीं होती, बल्कि लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए भी होती है। जब आप जाते हो तब आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है, अलग अलग चीज़ों के बारे में आप जानते हो। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए भी यात्रा करना बहुत ज़रूरी होता है। द लाइफ बियॉन्ड बैरियर्स, द लाइफ दैट टीचेस न्यू लेसन्स ऑन न्यू वेज ऑफ लिविंग। ऐसी लाइफ जो कि बैरियर्स, मतलब जितने भी बंधन हैं उससे पार होती है। द लाइफ दैट टीचेस लेसन्स ऑन न्यू वेज ऑफ लिविंग, ऐसी लाइफ जो कि हमें नए नए तरीके सिखाती है जीने के। जैसे हम लोग सभी जो हैं वो इंडिया में रहते हैं, इंडिया में रहने का तरीका अलग होता है। हमारी जो ड्रेस स्टाइल है वो अलग है, हमारी जो फूड हैबिट्स है, जो हम चीज़ें खाते हैं वो अलग हैं, जैसे हम बात करते हैं वो अलग है। लेकिन जब आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो तो ये चीज़ें अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें ना, जब आप दूसरी जगह पे जाओगे तो आपको पता चलता है कि कैसे हम दो कंट्रीज़ के लोग एक दूसरे से कितने अलग अलग हैं, और आप नई नई चीज़ें सीख पाओगे, उनकी चीज़ें सीख सकते हो ना, वैसे ही। फिर देखो, न्यू पीपल हु लीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ, वही नए लोग जो कि अलग तरीके की ज़िंदगी जीते हैं। न्यू काइंड्स ऑफ क्लोथ्स, अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स और बर्ड्स जो कि दूसरी कंट्री में पाए जाते हैं। एंड अबव ऑल टेस्टी रेसिपीज़ ऑफ डिफरेंट कंट्री, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा कि अलग अलग कंट्रीज़ की टेस्टी फूड, ऐसी एकदम टेस्टी फूड होती है ना अलग अलग जगह पे, तो वहाँ की टेस्टी फूड खाने को भी मिलता है। ट्रैवल इज़ बाई बस इफ़ यू विश टू विजिट प्लेसेस विद इन द कंट्री वेयर यू लिव। आपको बस से यात्रा तब करनी चाहिए जब आप अपनी ही कंट्री के अंदर अलग अलग जगह पे जा रहे हो। ठीक है, अपनी कंट्री के अंदर घूम रहे हो तब आप बस से ट्रैवल करो। ट्रैवल इज़ बाय शिप और एन एयरप्लेन इफ़ यू विजिट डिस्टेंट प्लेस लैंड्स दैट आर फार अवे फ्रॉम योर मदरलैंड। और आपको शिप से, जहाज़ से या फिर हवाई जहाज़, एयरप्लेन से तब ट्रैवल करना चाहिए जब आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना हो। ठीक है, ट्रैवल कैन हैव 2 डिफरेंट मीनिंग्स, ट्रैवल के 2 अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। ठीक है, यात्रा करने के 2 अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, 2 अलग अलग तरीके हो सकते हैं। टू मेक अ जर्नी यूजुअली ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब कोई यात्रा तय करना जो कि बहुत लंबी यात्रा हो। ठीक है, जैसे लोग देखना यहाँ से कभी जाते हैं वैष्णो देवी चले जाएंगे या फिर शिरडी चले जाते हैं, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस है। कभी कभी लोग घूमने के लिए अमेरिका चले जाते हैं या फिर थाईलैंड जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे लॉन्ग डिस्टेंस है ना, क्योंकि यहाँ से वो बहुत दूर है। बिटवीन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी शी स्पेंड अ ईयर ट्रैवलिंग, मतलब स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी पहुंचते तक उसने लगभग 1 साल तो घूमी ही थी। मतलब मान लो अब वो 6th में थी तो 15 दिन घूम ली होगी, 7th में गई तो 20-25 दिन घूम ली होगी। ऐसा करते करते उसने पूरा 1 साल, लगभग 365 डेज़ स्कूल से यूनिवर्सिटी के बीच में, मतलब यूनिवर्सिटी में कॉलेज के 3-4 साल और स्कूल के जितने भी साल, ये सब मिला के लगभग वो 1 साल तो ट्रैवल ही की है। समझे,
घूमी है वो। मान लो 6th में है तो 20-25 दिन घूम ली, 7th में घूम ली वैसे 25 दिन, तो टोटल 50 डेज़ घूम ली। वैसे ही आगे 8th में गई तो कुछ दिन घूम ली, सबको प्लस करते गए तो 365 डेज़ हो गए, मतलब लगभग वो 1 साल तो घूम ही ली। ठीक है। आई ट्रैवल टू वर्क बाई ट्रेन, मैं काम पे ट्रेन से यात्रा करते हुए जाता हूँ। ठीक है, हम काम पे जाते हैं तो ट्रेन से जाते हैं। ऐसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, He travelled over 1000 kilometers to be at the wedding. उसने 1000 किलोमीटर का फासला तय किया ताकि वो शादी में पहुंच सके। तो लंबी यात्रा है ना। As a young man, he has travelled to many parts of the world. As a young man, क्योंकि वो एक यंग आदमी है, जवान आदमी है, वो अलग अलग जो है पार्ट्स में ट्रैवल किया है पूरी दुनिया के। ठीक, तो इस तरीके से जर्नी जो एक लॉन्ग डिस्टेंस लोग कवर करते हैं। फिर टू मूव और गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूसरा ट्रैवल, एक जगह से दूसरे जगह पे जाना। तो आई लाइक टू ट्रैवल बट आई एम वेरी फाउंड ऑफ माई होम। तो मुझे ट्रैवल करना पसंद है, मुझे यात्रा पे जाना पसंद है, लेकिन मुझे मेरा घर सबसे प्यारा है। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि यात्रा करना तो अच्छा है लेकिन घर सबसे प्यारा है। Passengers without proper documentation will not be allowed to travel. ऐसे यात्री जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते। जैसा आपने देखा होगा कि जब भी कोई ट्रेन से जाता है ना तो उससे टिकट मांगी जाती है, और अगर उसके पास टिकट नहीं है तो उसे ट्रेन से उतार दिया जाता है या फिर उसे ट्रेन का फ़ाइन भरना पड़ता है। तो ऐसे पैसेंजर्स जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं हो, वैसे ही अगर एयरप्लेन में चलना है तो आपको आईडी चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, अगर ये नहीं है तो एरोप्लेन में चढ़ने के लिए नहीं दिया जाता। फिर देखो, द एल्डरली ट्रैवल फ्री ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं ना वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, जैसे कुछ जो गवर्नमेंट बसेस होती हैं उनमें फ्री ट्रैवल करते हैं। वी लाइक टू ट्रैवल इन ऑटम व्हेन देयर आर फ्यूअर टूरिस्ट, कुछ लोगों को ना ऑटम के महीने में जो है वो आपका ऑटम सीज़न में ट्रैवल करना पसंद होता है क्योंकि उस टाइम पे कम लोग होते हैं ट्रैवल करने। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ गए होगे सारी ट्रैवलिंग से रिलेटेड हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। देखो, नाउ लेट अस फ्लाई टू ग्रेटर हाइट्स, आपको कहा जा रहा है चलो अब फिर ऊपर, बहुत ऊपर उड़ते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ अस आर सो एक्साइटेड अबाउट द फर्स्ट एयर ट्रैवल इन अवर लाइफ, हम सभी जो हैं अपनी लाइफ के फर्स्ट एयर ट्रैवल के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। सबको रहता है ना कि अरे काश मैं एयरप्लेन में उड़ूं, है ना, सबको मन रहता है कि मुझे भी एरोप्लेन में उड़ना है, एयरप्लेन में उड़ना है। तो ओह, हाउ डज द टेक ऑफ एंड द लैंडिंग ऑफ द प्लेन हैपन, तो सबको ये एक्साइटमेंट रहता है कैसे प्लेन ऊपर उड़ जाता है और कैसे वो नीचे उतरता है, सबको इस बात की एक्साइटमेंट रहती है। इज इट नॉट सो थ्रिलिंग टू विजुअलाइज दैट वी आर हैंगिंग इन द एयर फॉर अ फ्यू आवर्स, ये सोचना बहुत ही मतलब एक्साइटिंग नहीं होता है, ये सोच के मज़ा नहीं आता कि आप लोग एरोप्लेन में रहोगे और आप लोग कहीं ऊपर उड़ते रहोगे, कुछ घंटों के लिए आप सिर्फ आसमान में रहोगे, ऐसा सोचने में भी मज़ा आता है ना, ये यहाँ पे बता रहे हैं। विच आर द कंट्रीज दैट आर सूटेबल टू ट्रैवल बाय एयर ट्रांसपोर्ट, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि एयर ट्रांसपोर्ट से जाने के लिए सूटेबल होती है, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट से जाने के लिए कौन सी कंट्री सही होती है ये आपको बताना है। From India, most of the people travel by flight to the United States, the United Kingdom, Australia and to the countries of Western Europe. इंडिया से ज़्यादातर लोग जो ट्रैवल करते हैं ना वो लोग या तो यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं मतलब अमेरिका, या तो यूनाइटेड किंगडम जाते हैं इंग्लैंड, या फिर ऑस्ट्रेलिया, या फिर वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ होती हैं वहाँ वो जाते हैं। It is estimated that on a daily basis 2 billion people use the air transport. ऐसा माना जाता है कि हर दिन लगभग 2 बिलियन लोग जो हैं वो एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। 2 बिलियन लोग एयर से सफ़र करते हैं हर दिन, अलग अलग कंट्री में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हर दिन इतने लोग एयर ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। There are many companies that organize chartered flights within India and to other countries. ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि चार्टर्ड फ्लाइट्स भी जो है वो ऑर्गेनाइज करती है, मतलब आप एक पूरी प्लेन बुक कर सकते हो अगर चाहो तो। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप पूरी एक प्लेन सिर्फ अपने लिए बुक कर सकते हो। मान लो आपको फैमिली के साथ टूर पे जाना है तो पूरी प्लेन बुक कर लिए, उसमें सिर्फ आपकी फैमिली के लोग होंगे, ठीक है, जिससे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हो। ठीक, फिर देखो,
Let's see what happens in an airport and how a passenger boards a flight. अब चलो यहाँ पे ये देखते हैं कि जब कोई आदमी एयरपोर्ट में पहुँचता है तो फिर क्या होता है. The pictures given below will help you. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं जिससे कि आप इजीली समझ पाओगे. The explanations for the numbers are given after the picture. हर एक पिक्चर का जो एक्सप्लेनेशन है वो बाद में दिया गया है. तो यहाँ पे आप देखो 4 पिक्चर्स देख पा रहे हो, A, B, C and D, है ना. तो देखो पहले में एक आदमी है जो कि रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा है. दूसरे में वहाँ पे उसके पास बैग्स हैं जो कि एक देखो इस टाइप के कन्वेयर बेल्ट से निकल रहे हैं. तीसरे में वो फिर एक किसी लेडी से बात कर रहा है रिसेप्शन में, वो शायद एयरपोर्ट पे काम करती है. एंड देन यहाँ पे एक वेटिंग रूम टाइप का दिख रहा है. तो चलो जानते हैं ये सब क्या क्या है. ठीक है, चलो अब अपनी बुक का पेज नंबर 114 पे आ जाओ. Here is a list of words used at the airport. एयरपोर्ट में ना कुछ अलग अलग वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. वो कौन कौन से हैं तो देखते हैं. तो चेक इन, फर्स्ट टिकट काउंटर, चेक इन करते टाइम मतलब वहाँ पे आते टाइम. टिकट काउंटर, टिकट एजेंट, सूटकेस, अराइवल एंड डिपार्चर मॉनिटर. ये जो वर्ड्स है वो चेक इन के टाइम आपको सुनने को मिलेंगे. फिर सिक्योरिटी, ठीक है, जहाँ पे सिक्योरिटी वाले होते हैं ना जो फिर सबकी तलाशी वलाशी लेते हैं. तो सिक्योरिटी चेक पॉइंट, मेटल डिटेक्टर, सिक्योरिटी ऑफिसर, एक्सरे मशीन, कैरी ऑन बैग. ठीक है. फिर द गेट, तो गेट क्या, तो वहाँ पे आपको चेक इन काउंटर सुनने को मिलेगा, बोर्डिंग पास सुनने को मिलेगा, बोर्डिंग एरिया, वैसे ही गेट सुनने को मिलता है. फिर देखो बैगेज क्लेम, तो फर्स्ट है बैगेज क्लेम का एक एरिया होता है. बैगेज कैरोसल, बैगेज कार्ड या फिर लगेज कार्ड, लगेज कैरियर, गारमेंट बैग, बैगेज क्लेम चेक. ये वर्ड्स जो हैं वो आप यूजुअली वहाँ पे सुनते हो जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो. ठीक है. आर यू रेडी टू टेक अ ट्रिप. अब देखो कैसे क्या क्या होता है यहाँ पे आपको बताएगा. तो क्या आप रेडी हो, आपसे पूछा जा रहा है. रेडी हो ना, शुरू करें. चलो. We are going to go through the important stages and learn to speak to the officials in an airport. हम ना एकदम important stages के बारे में पढ़ेंगे और हम ये सीखेंगे कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो एयरपोर्ट के लोगों से आप कैसे बात करोगे. ठीक है, किस तरीके से हमें एयरपोर्ट के जो रिसेप्शनिस्ट होते हैं उनसे बात करना चाहिए, ये आप यहाँ पे सीखोगे. कन्वर्सेशन 1, एट द चेक इन डेस्क. चेक इन का डेस्क होता है, यहाँ पे मैंने चेक इन बताया था. तो चेक इन डेस्क, यहाँ पे देखो एक आदमी बैठा हुआ है. यहाँ पे आप बगल में एक फ़ोटो देख सकते हो. ये जो है वो ट्रैवलर है और ये जो है वो चेक इन डेस्क वाला आदमी है. तो श्रीनी इज़ फ्लाइंग फ्रॉम चेन्नई टू न्यूयॉर्क. एक आदमी है जिसका नाम है श्रीनी, वो फ्लाई कर रहा है चेन्नई से न्यूयॉर्क तक. ठीक है, वो चेन्नई में रहता है, चेन्नई से वो जा रहा है न्यूयॉर्क, मतलब अमेरिका जा रहा है इंडिया से. He goes to the check-in desk to get his bags checked. वो कहाँ जाता है, तो वो चेक इन डेस्क पे जाता है ताकि वो अपने बैग्स चेक कर सके. एजेंट, गुड आफ्टरनून, विच फ्लाइट डू यू टेक टुडे. एजेंट जो है वहाँ पे जो बैठा है वो बोलता है कि गुड आफ्टरनून, विच फ्लाइट डू यू टेक टुडे. आज आप कौन सी फ्लाइट में जा रहे हैं. तो श्रीनी बोलता है द फ्लाइट टू न्यूयॉर्क. मैं किस फ्लाइट से जा रहा हूँ, वो फ्लाइट में जो कि न्यूयॉर्क जाएगी. एजेंट, मे आई हैव योर पासपोर्ट प्लीज़. एजेंट बोलता है कि क्या मैं आपका पासपोर्ट देख सकता हूँ. आपको जब भी एयर ट्रैवल करना है तब आपके पास एक पासपोर्ट होना ही चाहिए. ठीक है, बिना पासपोर्ट के आप प्लेन में ट्रैवल नहीं कर सकते. श्रीनी, हियर इट इज़. तो वो उसे अपना पासपोर्ट दिखा देता है उस एजेंट को. फिर एजेंट बोलता है आर यू चेकिंग एनी बैग्स. श्रीनी, जस्ट दिस वन. देखो एजेंट बोलता है आर यू चेकिंग एनी बैग्स, क्या आप चेकिंग कर रहे हो किसी बैग की. तो श्रीनी एक बैग देता है कि सिर्फ ये वाला बैग. यहाँ पे होता है चेक इन का, वो वहाँ पे ना देखो जो आपका चेक इन वाला पार्ट होता है वहाँ पे ना आपको अपना बैग जो है वो इस एजेंट को देना पड़ता है. ठीक, आप अपना बैग जो है उस एजेंट को दे दोगे और फिर वो उसे फ़्लाइट में डलवा देगा. ठीक है, उसे आप अपने साथ
ठीक है। जब आप प्लेन में चढ़ रहे हो तब आप उसे अपने साथ नहीं लेके जाते हो, आप पहले ही उसे वहाँ पे दे देते हो ताकि वो पहले से ही फ़्लाइट में डलवा दे उस बैग को। और उसे अपने साथ रखना ईजी भी नहीं होता ना, कि मान लो आपके पास कोई बड़ा सा बैग है और आपको बैठने के लिए सिर्फ छोटी सी जगह है, तो आप अपना बैग अपने साथ तो नहीं ले जाओगे ना। तो वो लोग एक अलग से जगह रखते हैं जहाँ पे लोग अपने बैग्स को रख सकते हैं। तो वो चेक करवाना, इसी को कहते हैं चेक इन। बैग को करना मतलब पहले से ही बैग को अलग जगह पे रखवा देना, ताकि जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे वो नहीं रहे। ठीक, जब वापस आओगे तब वो आपको बैग मिल जाएगा। तो देखो, ओके प्लीज़ प्लेस योर बैग ऑन द स्केल। फिर ना जैसे ही चेक इन करना होता है तो एक स्केल होता है, वहाँ पे उस बैग को रखवा दिया जाता है। श्रीनी, आई हैव अ स्टॉप ओवर इन दुबई, डू आई नीड टू पिक अप माई लगेज देयर। श्रीनी बोलता है कि मेरा एक स्टॉप ओवर है दुबई में। स्टॉप ओवर मतलब जहाँ से आप फ़्लाइट चेंज करते हो, ठीक है। एक जगह होती है जहाँ पे ना फ़्लाइट आपको चेंज करनी होती है। तो वो पूछ रहा है कि मेरा एक स्टॉप ओवर है दुबई में, मतलब मैं दुबई में एक बार फ़्लाइट चेंज करूँगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी एक ट्रेन से दूसरी जगह पे जाते हैं और वहाँ, क्योंकि ये ट्रेन वहाँ हमें फाइनली पहुँचना है, वहाँ पे नहीं रहती। मान लो मुझे अंबिकापुर जाना है, ठीक है। मैं एक ट्रेन में चढ़ गई, मान लो मैं बिलासपुर से चढ़ी हूँ, ठीक। और ये जो ट्रेन है वो सिर्फ बाराद्वार तक ही जाती है, तो मैं बाराद्वार आ जाऊँगी इस ट्रेन से। यहाँ बाराद्वार आने के बाद मैं क्या करूँगी, एक दूसरी ट्रेन लूँगी जो कि मुझे अंबिकापुर तक लेकर जाए, समझे। तो यही होता है स्टॉप ओवर। कहाँ पे मैं स्टॉप की, पहले मैं चली बिलासपुर से, फिर मैं कहाँ स्टॉप की, बाराद्वार पे, और फिर बाराद्वार से मैं गई दूसरी जगह। तो यही श्रीनी बोल रहा था कि मैं चला कहीं से, मुझे रुकना कहाँ पे है, रुकना दुबई पे है, मेरा स्टॉप ओवर दुबई पे है। क्या मुझे मेरे लगेज फिर से वहाँ पे वापस लेने पड़ेंगे, ऐसा वो पूछ रहा है। तो देखो, एजेंट, नो इट विल गो स्ट्रेट थ्रू टू न्यूयॉर्क। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका बैग जो है वो डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाएगा, आपको उसी फ्लाइट में मतलब डाल दिया जाएगा जिससे आप जाना चाहते हो। जैसे मान लो मैं बिलासपुर से यहाँ आई, ठीक है, और मेरे ट्रेन में मेरा बैग्स है, जिस ट्रेन में आए, तो वो ट्रेन के जितने लोग हैं ना उस बैग को दूसरे ट्रेन में पहले ही शिफ्ट कर देंगे, मुझे पूरा निकालना उसके बाद फिर से चढ़ाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो इस ट्रेन से उसमें वो जो काम करने वाले हैं वो ऑलरेडी उसे डाल देंगे। फिर Here are your boarding passes. Your flight leaves from gate 12 and it will begin boarding at 3:20. Your seat number is 32B. अब वो बोलता है कि ठीक है, आपको आपका सामान वहीं मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये रहा आपका बोर्डिंग पास, मतलब आपकी जो टिकट है, टिकट को ही वहाँ पे एयरपोर्ट में बोर्डिंग पासेस कहा जाता है, ठीक। आपकी फ़्लाइट जो है वो गेट नंबर 12 से निकलेगी। जैसे हम लोग स्टेशन जाते हैं तो प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3 होता है ना, वैसे यहाँ पे गेट नंबर 12, गेट नंबर 10, गेट नंबर 4 ऐसा होता है। तो श्रीनी को ये बताते हैं कि आपकी जो फ़्लाइट है वो गेट नंबर 12 से निकलेगी 3:20 पे, और आपका सीट नंबर है 32B, ठीक। तो श्रीनी वहाँ पे थैंक यू बोलता है। और उसके बाद फिर देखो, वोकैब्युलरी एंड फ्रेजेस, यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं और कुछ फ्रेजेस हैं जो कि मैं आपको बताऊँगी। Instead of which flight do you take today, the agent may ask what's your final destination. The answer will be same. उसने क्या पूछा, जो एजेंट पूछा ना, which flight do you take today, मतलब आज आप कौन सी फ़्लाइट ले रहे हैं, इसकी जगह वो ये भी पूछ सकता था कि what's your final destination, मतलब आप फाइनली कहाँ पे जा रहे हैं। तो दोनों का आंसर सेम ही होगा, ठीक है। अगर वो पूछे कि व्हाट्स योर फाइनल डेस्टिनेशन, तो भी वही बोलता कि मुझे न्यूयॉर्क जाना है। और अगर वो पूछता विच फ्लाइट डू यू टेक टुडे, तो भी वो न्यूयॉर्क वाली ही बताता। दोनों ही क्वेश्चन के आंसर सेम होंगे। फिर टू चेक योर बैग्स मीन्स टू पुट देम ऑन द एयरप्लेन इनसाइड द कार्गो कंपार्टमेंट। चेक योर बैग्स का मतलब होता है कि उस बैग को एयरप्लेन के अंदर डाल दिया जाए, कार्गो कंपार्टमेंट में, मतलब जहाँ पे सिर्फ सामान रखे होते हैं। The small bag you take with you on the airplane is called a carry-on or hand luggage. जो एक छोटा सा बैग आप अपने साथ रख सकते हो एयरप्लेन के अंदर, उसे कहा जाता है कैरी ऑन बैग। और जो पीछे हम डलवा देते हैं अलग जगह पे, उसे कहा जाता है चेक योर बैग्स। वो आपने चेक कर दिया बैग को, और जो एक छोटा सा बैग आप अपने पास रख सकते हो वो है आपका कैरी ऑन बैग या फिर हैंड लगेज। You need to put your carry-on bags through the X-ray machine at security.
आप जो बैग अपने साथ फ़्लाइट में लेके जा रहे हो, कुछ लोग होते हैं ना इंपॉर्टेंट एक बैग को अपने साथ ही रखते हैं, तो अगर आप लेकर जा रहे हो तो आपको पहले उसे एक्सरे मशीन में डालना होगा। एक्सरे मशीन उसे चेक करेगी कि क्या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो फ़्लाइट के लिए सेफ़ नहीं है। अगर रहती है तो फिर आपके बैग से उसे निकाल दिया जाता है और उसके बाद फिर आपको बैग ले जाने दे दिया जाता है। अगर आप नहीं निकालोगे तो आपको बैठने ही नहीं दिया जाएगा। इसीलिए कुछ चीज़ें जो है नहीं ले जानी चाहिए, जैसे कोई मेटल की चीज़ हो गई, ठीक है, जैसे चाकू हो गया या फिर कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ हो गई, ये जब कोई रखता है अपने बैग में तो उसे फ़्लाइट में चढ़ने नहीं दिया जाता। ये सारी चीज़ें पहले ही हटा दी जाती हैं। द स्केल इज़ द इक्विपमेंट दैट टेल्स यू द वेट ऑफ योर लगेज। अब स्केल पे रखने के लिए वो बोला था ना, वो आदमी बोला था ना कि स्केल पे आप अपना लगेज रखो चेक करने के लिए बैग को। तो स्केल जो है वो वेट नापने का एक मशीन होता है, ठीक है। वो एक सेट होता है कि इतने किलो से ज़्यादा वेट आप अपने साइड से नहीं ले जा सकते हो। तो वैसे ही 45 किलोग्राम्स जो है वो वेट, जैसे मान लो उस पर रखा, उसका बैग है 45 kg का, तो 45 kg वहाँ पे दिखा देगा। A stopover or layover is when the airplane stops in a different city before continuing to the final destination. Stopover या फिर layover ऐसी जगह को कहते हैं जब एक एरोप्लेन किसी दूसरे जगह पे रुकती है, ठीक है, अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले। जैसे चेन्नई से श्रीनी शुरू किया अपनी जर्नी, रुका कहाँ पे, दुबई में रुकूंगा बोला है, और फाइनली फिर न्यूयॉर्क जाना है, तो स्टॉप ओवर कौन सी जगह हुई, दुबई। फिर देखो, बोर्डिंग पासेस आर द टिकट्स दैट परमिट यू टू एंटर द एयरप्लेन। बोर्डिंग पासेस उन टिकट्स को कहा जाता है जिससे कि आप एरोप्लेन के अंदर जा सकते हो, ठीक है। When a plane begins boarding, it means that the passengers start to enter the plane. Plane begins boarding मतलब होता है कि जो पैसेंजर्स होते हैं, जितने भी यात्री होते हैं, वो लोग प्लेन के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। बोर्डिंग होना मतलब प्लेन के अंदर जाना शुरू कर देना। यूजुअली बोर्डिंग टाइम इज़ 30 to 60 minutes बिफोर टेक ऑफ, और प्लेन के अंदर बैठने का टाइम 30 से 60 मिनट्स का होता है। मतलब हर पैसेंजर्स को पूरी चेकिंग हो जाती है, उसके बाद फिर हर एक का बोर्डिंग पास चेक किया जाता है, टिकट चेक किया जाता है, फिर उन्हें अपनी अपनी सीट में बैठाया जाता है। फाइनली सब लोग बैठ जाते हैं, 60 मिनट करीब लगते हैं इस काम में। उसके बाद फिर प्लेन उड़ता है। जब सब अच्छे से बैठ जाते हैं, एकदम सब रेडी हो जाता है, तभी प्लेन उड़ता है, ठीक है। फिर देखो, अब है आपका यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे मान लो अगर आप लोग एयरपोर्ट पे हो, ठीक है, तो कौन कौन सी बातें आप यूज़ कर सकते हो वहाँ पे। तो एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ द एयर इंडिया चेक इन डेस्क। मान लो आपको चेक इन डेस्क नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आप अपने बैग को कार्गो कंपार्टमेंट में भेजोगे, वो जगह नहीं मिल रही है, तो आप कहीं पे किसी भी रिसेप्शन में पूछ सकते हो कि एक्सक्यूज़ मी, वेयर इज़ द एयर इंडिया चेक इन डेस्क, ठीक है। या फिर वेयर इज़ टर्मिनल 4, जो जगह है टर्मिनल, वहाँ पे टर्मिनल 4 कहाँ पे है, कोई जगह है मान लो। वेयर इज़ गेट 36, गेट नंबर 36 कहाँ है, मतलब मान लो आपको 36 नंबर के गेट से अपने प्लेन में जाना है, तो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप किसी से पूछ सकते हो। हाउ मैनी बैग्स कैन आई चेक, मैं अपने कितने बैग्स चेक कर सकता हूँ, मतलब कितने बैग्स आप कार्गो डिपार्टमेंट में डाल सकते हो, कार्गो कंपार्टमेंट में डाल सकते हो, ये आप पूछ सकते हो। Will my luggage go straight through or do I need to pick up in Chicago? वही कि मेरा लगेज पूरा डायरेक्ट पहुंच जाएगा, स्टॉप ओवर में मुझे चेंज तो नहीं करना पड़ेगा कि मैं पहले फिर यहाँ लूँ फिर चेक करवाऊँ, ऐसा, ठीक है। फिर देखो, प्लीज़ मार्क दिस बैग एज फ्रेजाइल। हाँ, फ्रेजाइल मतलब होता है कि ना आप इस बैग को ऐसा मार्क करवा देते हो कि इसमें बहुत ही कीमती कुछ सामान है, इसीलिए फ्रेजाइल करवा दे ताकि इसे ध्यान से रखा जाए। मान लो इधर उधर गिर गया तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए ध्यान से रखा जाए ताकि इस बैग को कुछ ना हो। Say this if you have fragile or sensitive items in your bag that might break. ये आप तब कहते हो जब आपके बैग में कुछ ऐसी सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जो कि बहुत जल्दी टूट सकती हैं।
If your bag is heavier than the weight limits or if your bag is larger than the size limits, you may need to pay extra as oversized bag fee or overweight bag fee. अगर जो आपका बैग है ना वो वेट लिमिट से ज़्यादा हैवी होता है, मान लो आपका वेट लिमिट है 60 kg, आपका बैग अगर 60 kg से 1 किलो भी ज़्यादा है तो आपको उसका अलग से फ़ी पे करना पड़ता है, अलग से पैसे देने पड़ते हैं अगर आपको उस बैग को लेके जाना है, ठीक है। हाउ मच इज़ द फ़ी, ये फ़ी कितनी होती है ये भी आप वहाँ पे जान सकते हो, पूछ सकते हो। फिर देखो कॉन्वर्सेशन 2, तो गोइंग थ्रू सिक्योरिटी, अब सारे चेक इन तो हो गया, अब बैग जो है वो चेक भी हो गया, एक्सरे मशीन में भी चेक हो गया, अब जो है नहीं हुआ है अभी, अब वो सिक्योरिटी वाला जो है वो चेक कर रहा है। देयर आर 2 pieces of equipment in security. You put your bags in an X-ray machine and you walk through a metal detector. 2 इक्विपमेंट होते हैं, 2 जो है वो टूल्स होते हैं सिक्योरिटी में। एक होता है एक्सरे मशीन जिसमें आप अपने बैग को एक साइड डालोगे तो वो दूसरे साइड से निकलता है बाहर और वो पूरा चेक हो जाता है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि नुकसान पहुंचा सकती है। और दूसरा होता है मेटल डिटेक्टर जिसमें से आप ऐसे अंदर वॉक करते हो मेटल डिटेक्टर में से। The X-ray machine has a conveyor belt that moves your bags automatically through the machine. X-ray मशीन में कन्वेयर बेल्ट होता है, मतलब ऐसे आगे चलने वाला होता है जिससे आपका बैग अपने आप ही आगे बढ़ते जाएगा, बस आप रख दो वो उस एक्सरे मशीन के अंदर से जाएगा और सब हो जाएगा, आपका जो बैग है वो चेक हो जाएगा। You can put small items such as keys और फ़ोन in a plastic bin. अगर आपके कोई छोटे आइटम्स हैं जैसे कोई चाबी है या फिर फ़ोन है तो आप अलग से एक प्लास्टिक बिन में रख सकते हो। एजेंट, प्लीज़ ले योर बैग्स फ्लैट ऑन द कन्वेयर बेल्ट एंड यूज़ द बिन्स फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो अब एजेंट वहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि प्लीज़ आप अपना बैग जो है वो कन्वेयर बेल्ट पे रख दो, वही जो अपने आप जा रहा है, ताकि वो चेक हो जाए, और जो छोटे आइटम है जैसे मान लो आपके कीज़ हैं, चाबियाँ हैं या फ़ोन है तो उसे अलग से प्लास्टिक बिन में रख लो। फिर श्रीनी, डू आई नीड टू टेक माई लैपटॉप आउट ऑफ द बैग। श्रीनी पूछता है कि क्या मुझे अपना लैपटॉप भी बैग से निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक मेटल है ना, तो निकालना पड़ेगा क्या। तो एजेंट बोलता है येस यू डू, टेक ऑफ योर हैट एंड योर शूज़ टू। तो वो लैपटॉप निकलवा देता है उससे, उसकी जो हैट वो पहने रहता है उसे भी निकलवा देता है और शूज़ भी निकलवा देता है, और उसके बाद फिर मेटल डिटेक्टर से उसे क्रॉस करवाता है, ठीक है। ही वॉक्स थ्रू द मेटल डिटेक्टर, उसके बाद फिर वो मेटल डिटेक्टर से क्रॉस करता है तो वहाँ पे ना कुछ साउंड आ जाता है, पीप 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 ऐसा साउंड आने लगता है। तो एजेंट को पता चल जाता है कि उसके पास एक ऐसी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए। तो देखो एजेंट बोलता है प्लीज़ स्टेप बैक, प्लीज़ आप पीछे होइए। डू यू हैव एनीथिंग इन योर पॉकेट, कीज, सेल फोन, लूज चेंज। वो पूछता है कि क्या आपके पास आपके पैकेट में कोई मेटल है, जैसे मान लो कोई चाबी हो या फिर कोई सेल फ़ोन हो या फिर कोई लूज़ चेंज, मतलब खुले पैसे, मतलब 1-2 के सिक्के ऐसे होते हैं ना, तब भी वो बीप बीप करने लगता है क्योंकि वो मेटल डिटेक्ट कर लेता है। श्रीनी, आई डोंट थिंक सो, लेट मी ट्राई टेकिंग ऑफ माई बेल्ट। हाँ, वो बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता कि मेरे पॉकेट में और कुछ भी है। फिर वो बोलता है कि मैं अपना बेल्ट उतार के देखता हूँ, बेल्ट में भी मेटल रखा होता है। तो आई डोंट थिंक सो, फिर ओके वॉक थ्रू द डिटेक्टर अगेन प्लीज़। तो एजेंट फिर से बोलता है कि चलो आपने बेल्ट उतार दिया, अब आप दोबारा से मेटल डिटेक्टर से आगे जाओ। तो ही गोज़ थ्रू द मेटल डिटेक्टर अगेन, वो फिर से मेटल डिटेक्टर से आगे जाता है। यू आर ऑल सेट, हैव अ नाइस फ्लाइट। तो इस बार जो है ना उसका बेल्ट के कारण ही वो साउंड आ रहा था, उसमें भी मेटल था। अब इस बार वो गया ना तो कोई साउंड नहीं आया, तो एजेंट ने कहा कि तुम एकदम ठीक हो, अब आप फ्लाइट के अंदर जा सकते हो। The phrase "you're all set" is a common expression. It means everything is okay. "You're all set" का मतलब होता है कि सब ठीक है, अब आप जा सकते हो। अगर आपको बोलना है कि everything is okay तो आप या फिर "you are all set" भी बोल सकते हो, ठीक है। ये दोनों ही सिमिलर होते हैं। Look at the, फिर देखो यहाँ पे तो क्वेश्चंस हैं, इसको भी छोड़ देते हैं। फिर पेज नंबर 118 पे आना, अनाउंसमेंट्स एट द गेट। गेट पे जो अनाउंसमेंट्स होती है, मतलब जहाँ पे आपको जहाँ से जाना है ना वो होता है आपका गेट, है ना, जैसे गेट 12, गेट 36, जहाँ से आपको अपनी फ़्लाइट पकड़ने जाना है, तो वहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट होती रहती है। एयरपोर्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टर्मिनल्स। हर एक एयरपोर्ट जो है ना वो टर्मिनल में डिवाइड होता है। एयरपोर्ट जो है तो वो बहुत बड़ा होता है, वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग गेट भी होते हैं जहाँ से आप अपनी फ़्लाइट पकड़ते हो, और एयरपोर्ट जो है वो अलग अलग बड़े बड़े टर्मिनल में डिवाइड होता है। जैसे देखो, एंड ईच टर्मिनल हैज़ मैनी गेट्स, और हर एक टर्मिनल के अपने अलग अलग गेट्स होते हैं। मान लो अगर एक जैसे आपका
एयरपोर्ट है उसमें टोटल 36 गेट्स हैं, ठीक है। और मान लो कि जो हर एक टोटल 4 टर्मिनल है, ठीक। पूरा बड़ा एक एयरपोर्ट हो गया। एयरपोर्ट से जो छोटा होता है वो 4 टर्मिनल है, मतलब टोटल एयरपोर्ट 4 पार्ट में डिवाइड है और टोटल 36 गेट्स हैं। तो 4 पार्ट में डिवाइड है, मतलब हर एक टर्मिनल में कितने कितने गेट हुए, तो 9 गेट्स हुए। तो 9 गेट्स जो है एक टर्मिनल होगा। मान लो 1 से लेके 9 तक एक में आ गया, ठीक है। फिर 10 से लेके आगे 18 तक दूसरे में आ गया। फिर 19 से 27 तीसरे टर्मिनल में और फिर 27 से 36 चौथे टर्मिनल में। तो जो पूरा एयरपोर्ट है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है और हर एक पार्ट में 9 टर्मिनल्स हैं, सॉरी 4 टर्मिनल तो हो ही गए, उसमें हर एक में 9 गेट्स हैं और टोटल मिला के एयरपोर्ट में 36 गेट्स हैं। ऐसा होता है। तो सबसे पहले होता है आपका एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में 4 या 5 टर्मिनल या कितने भी हो सकते हैं और फिर उनके अंदर हर एक के अंदर कई अलग अलग गेट्स, ठीक है। द गेट इज़ द डोर यू गो थ्रू टू एंटर द प्लेन। गेट जो है वो दरवाज़ा होता है जिससे कि आप जाते हो एयरप्लेन में एंटर करने के लिए। आप टर्मिनल में पहुंच गए, उस मान लो आपका टर्मिनल में 9 से लेके 12 तक गेट्स हैं और आपको जाना है 12th ही गेट पे। तो आप उस टर्मिनल पे वेट करोगे और उसके बाद जब आपकी फ़्लाइट का टाइम होगा, आपका फ़्लाइट जो है वो गेट 12 पे आएगा, तो आप उस गेट 12 से एंटर करोगे और उसके बाद फिर अपने एयरप्लेन में बैठोगे। Here are a few announcements you might hear while you are at the gate. जब आप गेट पे बैठे होते हो आसपास के एरिया में तो और आप वेट करते रहते हो अपने प्लेन में चढ़ने का, तो कुछ अनाउंसमेंट्स आप सुनते हो। जैसे देखो, देयर हैज़ बिन अ गेट चेंज, मतलब अब कोई गेट चेंज हो गया है, मतलब कोई जो फ़्लाइट है वो मान लो पहले 12 नंबर गेट से छूटने वाली थी, 12 नंबर गेट से जाने वाली थी, अब वो जा रही है 14 नंबर गेट से। तो आपको तुरंत अलग गेट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कभी कभी होता है ना कि मान लो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे कोई ट्रेन आने वाली रहती है, वो बाद में पता चलती है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आ रही है, तो तुरंत आप भाग के जाते हो, है ना। वैसे एयर इंडिया 880 टू मॉस्को इज़ नाउ बोर्डिंग, मतलब जो एयर इंडिया 880 फ़्लाइट है जो कि मॉस्को जा रही है, उसमें अब यात्री चढ़ सकते हैं। बोर्डिंग मतलब अब आप चढ़ने लगो, ठीक है। बोर्डिंग का मतलब होता है कि चलने की, उसमें प्लेन में चढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फिर प्लीज़ हैव योर बोर्डिंग पास एंड आइडेंटिफिकेशन रेडी फॉर बोर्डिंग। तो वो बोलते हैं कि आप अपना बोर्डिंग पास, ठीक है, जो टिकट है और जो आपका आइडेंटिफिकेशन है, आईडी कार्ड है, वो रेडी रखिए, क्योंकि जब आप प्लेन पे चढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें चेक होती हैं। We would like to invite our first and business class passengers to board. तो अब हम सबसे पहले अपने बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को, जो प्लेन होता है ना वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इकोनॉमी क्लास और बिजनेस क्लास। इकोनॉमी क्लास की जो सीट होता है उसका रेट थोड़ा कम होता है, जबकि बिजनेस क्लास की जो सीट्स होती हैं उसका रेट बहुत हाई होता है। तो पहले जो पैसेंजर्स बिजनेस क्लास में उनको चढ़ा दिया जाता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे सारे इकोनॉमी क्लास वालों को बिठाया जाता है, ठीक है।